हेलो क्लास, वेलकम टू द एमयू 11th एमयू एंट्रेंस। हम लोगों ने इससे पहले जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया था उसमें जीके और मिसलिनियस का पार्ट 1 था। आज हम जीके और मिसलिनियस जो है उसको आज कंप्लीट करेंगे पार्ट सेकंड में। ये लेक्चर जो आज है वो जीके और मिसलिनियस का पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने इंटरनेशनल डेट्स और तमाम चीज़ें हमने कवर करी थी, सेंसस किया था। और इसके साथ आज हमें पार्ट कवर कर रहे हैं उसमें क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, इंडियन क्रॉप्स के बारे में, डैम्स के बारे में, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में और न्यूक्लियर पावर स्टेशंस और अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है मेजर क्रॉप्स एंड सीजन्स। मेजर क्रॉप्स एंड सीजन्स ये क्लास 10th में आपने पढ़ा था एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में, जिसमें जो इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो हमारा क्रॉप सीजन होता है हम उसको पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले आती है इसमें मेजर क्रॉप्स में सीजन के अकॉर्डिंग हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, जिसमें राबी, खरीफ और जायद, ये क्रॉप्स हैं। ये इंडिया का जो एग्रीकल्चरल पैटर्न है बेटा, उसके अकॉर्डिंग हमने क्रॉप्स को इन 3 सीजन्स में डिवाइड कर दिया है। कैसे समझेंगे इसे कि किसी भी क्रॉप को कब सो करा जाता है, यानी कब बोया जाता है, कब सोइंग होती है उसकी और कब हार्वेस्टिंग होती है उसकी, और कौन कौन सी क्रॉप्स उसमें आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राबी की। sown in month of अक्टूबर नवंबर के महीने में इनको शो किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है इन्हें अप्रैल से जून के बीच में। अप्रैल से जून, या फिर हम इसे यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जो मार्च से भी जिनकी कटाई होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? इसमें आती है वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो ध्यान सबसे ज्यादा देने वाली चीज है वो सोइंग कब हो रही है इसकी, अक्टूबर नवंबर में, और हार्वेस्ट कब हो रहा है, इस मंथ में हार्वेस्ट हो जाता है। अप्रैल, यहाँ पे मई आता है। ठीक है, उसके बाद आता है खरीफ सीजन हमारा। Sowing in month of जुलाई, अक्टूबर के महीने में इसमें जो क्रॉप्स आती हैं वो आती हैं शुगर केन, राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो जुलाई है ना जो सोइंग हो रही है, इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून, यानी जब मॉनसून आने वाला होता है, यानी ये वो क्रॉप्स हैं जिनको पानी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसके बाद ये जो जायद क्रॉप है,
ये जो जायद क्रॉप है, ये क्रॉप होती है राबी और खरीफ के बीच में, जो 2 महीने का 1.5 महीने का जो टाइम पीरियड, 2.5 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें किया जाता है। ये ज्यादातर, जैसे इनको हम लोकली नेम से जानते हैं, तरबूज, खरबूज या फिर खीरा जो होता है, उनको कहते हैं वैसे। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाती है ये क्रॉप। सोन एंड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग मार्च टू जून। मार्च से जून के बीच में ये बो भी दी जाती है, यानी सोइंग भी हो जाती है, और इनकी हार्वेस्टिंग भी हो जाती है। ठीक है, जैसे इसमें जो क्रॉप्स आती है वो आती हैं मस्क मेलन, कुकुम्बर, मूंग, ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। मोस्टली ज्यादातर वेजिटेबल्स इस क्रॉप सीजन में आ जाते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक आएगा हमारा रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। इसको जैसे आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, चैप्टर था, नहीं था सिलेबस में मगर एक्टिविटीज में था, असाइनमेंट में था, वाटर रिसोर्सेज। तो इसको जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनको मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स भी कहा जाता है। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसको कहा था? रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को क्या कहा था? टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्योंकि ये मल्टीपर्पज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो बहुत ही बड़े कंस्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत सारे रुपए का खर्चा होता है इनके ऊपर, और बहुत टाइम लगता है कि किसी एक पर्पस के लिए, फुलफिलमेंट के लिए नहीं बनाए जाते हैं। एक साथ कई सारे फुलफिलमेंट्स होते हैं। जैसे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम इरिगेशन है, फिशरीज है, फ्लड कंट्रोल है, और इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, इन सबको कर सकते हैं। और ये डैम्स इतने शानदार बनाए जाते हैं कि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी रहते हैं। तो हम इंडिया के कुछ मेजर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि क्या नाम है प्रोजेक्ट का, कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आएगा भाखरा नागल डैम। ये भाखरा नागल अलग अलग है, भाखरा अलग है और नागल अलग है। लगभग इसमें 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है दोनों में, मगर ये इंडिया का पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट था जो फ्री इंडिया का था। दोनों एक साथ बनाए गए थे, एक साथ कंस्ट्रक्शन हुआ था, इसलिए इसका नाम साथ में लिया जाता है। ठीक है, ये भाखरा नागल जो है सिचुएटेड ऑन सतलज रिवर। ये सतलज रिवर के ऊपर बनाया गया है इन पंजाब। दूसरा पॉइंट है इसका, इट्स रिजर्वायर। ये रिजर्वायर कहता है जब डैम में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके पानी को डाइवर्सिफाई करके एक किसी जगह पर बहुत बड़ा रिजर्वायर, यानी बहुत बड़ा तालाब बनाया जाता है, उसे रिजर्वायर कहते हैं। और भाखरा नागल का जो रिजर्वायर है, इसको कहा जाता है गोविंद सागर लेक। क्योंकि डैम की भी अपनी कैपेसिटी है कि वो कितना पानी स्टोर कर सकता है।
अब माउंटेन से तो पानी लगातार फ्लो कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ जब इसकी ओवर हो जाती है तो पानी को दूसरी जगह डाइवर्सिफाई कर देते हैं। अगला आता है चंबल वैली प्रोजेक्ट। नाम से ये चंबल एक ट्रिब्यूटरी रिवर है गंगा की। चंबल रिवर पे सिचुएटेड है ये, एमपी और राजस्थान। ठीक है, इसके बाद आता है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दामोदर वैली प्रोजेक्ट ये ऑन दामोदर रिवर के ऊपर है। कहां पर? बिहार में। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये किस तरह का प्रोजेक्ट है। हर बहुत डैम्स जो होते हैं वो बहुत सारे डिजाइन्स के होते हैं, अलग अलग टाइम जैसे जैसे एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, कई सारे जो डिजाइन्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, आते रहते हैं। तो ये जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है ये किसके जैसा है? based on टेनेंसी वैली प्रोजेक्ट है यूएस का, उसकी जैसा है ये मॉडल। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टेनेंसी वैली प्रोजेक्ट के जैसा कौन सा मॉडल, किसके ऊपर बेस्ड है ये मॉडल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो आगे हम देखते हैं हमारा फरक्का प्रोजेक्ट है। फरक्का जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है ये गंगा रिवर के ऊपर है, वेस्ट बंगाल में। ये फरक्का वो जगह है जहां से गंगा रिवर जो है वो दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक चली जाती है बांग्लादेश और दूसरी बन जाती है हुगली, जो वेस्ट बंगाल से होती हुई जाती है। तो फरक्का जो है वो वेस्ट में लास्ट पॉइंट है गंगा रिवर का, वहीं पे इस डैम को बनाया गया, पानी ज्यादा है वहां पर। हीराकुंड प्रोजेक्ट है, ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है जो महानदी रिवर के ऊपर है उड़ीसा में। इसके बाद आता है काकरा प्रोजेक्ट, ये तापी रिवर के ऊपर है जो गुजरात से जाती है। नर्मदा और तापी सिर्फ दो ऐसी रिवर हैं हमारी देश में जो अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नागार्जुन सागर डैम, ये कृष्णा रिवर के ऊपर है जो आंध्र प्रदेश से होती हुई जा रही है। कृष्णा रिवर लगभग डिवाइड करती है आज के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को। इसके बाद रिहंद प्रोजेक्ट आता है, ये सोन रिवर के ऊपर है। सोन रिवर के ऊपर, ये सोन रिवर एक ट्रिब्यूटरी रिवर है गंगा की, और ये कहां से, ये कहां पर सिचुएटेड है? मिर्जापुर। मिर्जापुर नाम सभी को बड़ा फेमिलियर होगा, एक सीरीज आई थी बड़ी कालीन भैया वाली। ठीक है, और इसी रिहंद डैम का जो रिजर्वायर है उसको गोविंद वल्लभ पंत रिजर्वायर कहा जाता है, गोविंद वल्लभ पंत रिजर्वायर कहा जाता है। फिर सलासल प्रोजेक्ट है, ये चिनाब रिवर के ऊपर है जो जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। इसके बाद आती है हमारी सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ये सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है ये नर्मदा रिवर के ऊपर है जो सिचुएटेड कहां है? गुजरात और मध्य प्रदेश में। इसके बाद टिहरी प्रोजेक्ट, ये अर्थक्वेक रेसिस्टेंस प्रोजेक्ट बनाया गया है, काफी एडवांस है। ये इंडिया का सबसे बड़ा डैम बनाया गया है जो भागीरथी के ऊपर है। क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि जहां पे भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तब वो रिवर गंगा बनती है। और कहां मिलती है? ये देवप्रयाग उत्तराखंड में। तो ये प्रोजेक्ट भी कहां पे सिचुएटेड है? उत्तराखंड में सिचुएटेड है। इसके बाद आता है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में सिचुएटेड है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स थे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज की। तो नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज में आपको बोल दे रहा हूं, आप उसे लिखते जाइएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो बहुत सारे हैं। जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है।
ठीक है, इसको होम ऑफ टाइगर्स कहा जाता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है और इसे क्या कहा जाता है, होम ऑफ टाइगर्स कहा जाता है। इसके बाद आता है दुधवा नेशनल पार्क, DUDHWA, दुधवा नेशनल पार्क, ये उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। इसके बाद आता है गिर फॉरेस्ट। इंडिया एक ऐसा कंट्री है दुनिया का अकेला जिसमें लॉयंस और टाइगर्स दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की डाइवर्सिटी, यहाँ पे नेचुरल डाइवर्सिटीज बहुत जबरदस्त है, वेजिटेशन डिफरेंट टाइप्स का है, इसलिए डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं। तो गिर फॉरेस्ट जो है ये गुजरात में है और इसको क्या कहा जाता है, होम ऑफ एशियाटिक लॉयंस। क्या कहा जाता है इसे, होम ऑफ एशियाटिक लॉयंस कहा जाता है। इसके बाद काजीरंगा सेंचुरी आती है, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये असम में है, ये असम में है और ये वन हॉर्न राइनोज, ये वन हॉर्न राइनोज के लिए फेमस रहती है। इसके बाद आता है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क हमारा कहाँ सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है। तो और इसके बाद आता है मानस सेंचुरी। मानस सेंचुरी हमारी असम में है, ये भी राइनोज के लिए फेमस है। इसके बाद पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, ये पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है। इसके बाद रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर जो है वो राजस्थान में है और सिरस्का सेंचुरी जो है वो भी राजस्थान में है। यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो होम ऑफ टाइगर्स कहा जाता है और गिर फॉरेस्ट जो है वो होम ऑफ एशियाटिक लॉयंस कहा जाता है। तो ये हमारे कुछ नेशनल पार्क्स थे। अब इसके बाद जो हम आगे टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा कुछ इंटरनेशनल बाउंड्रीज, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कल और इससे पहले वाले पीरियड लेक्चर में। कुछ नाम क्या है उन इंटरनेशनल बाउंड्रीज की जो फेमस है। आजकल वैसे भी चाइना और इंडिया को लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन चल रहा है, काफी ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है इंटरनेशनल बाउंड्रीज के ऊपर। तो मौका भी है और जरूरत भी है इनको डिस्कस करना, ठीक है। तो पहली आएगी रेड क्लिफ लाइन। ये रेड क्लिफ लाइन किसकी है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। एक लॉर्ड रेडक्लिफ थे जिनको लॉर्ड माउंटबेटन, जो इंडिया के लास्ट वाइसरॉय थे, ब्रिटिश वाइसरॉय, इनके टाइम में बुलाया गया था और इनसे कहा गया था कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हो रहा है उसको लेके आप बाउंड्री लाइन खींचिए। तो उन्हीं के नाम पे इसको नाम दिया गया था रेडक्लिफ लाइन। इसके बाद आती है हमारी मैक मोहन लाइन, ये बिटवीन है इंडिया एंड चाइना के बीच में, ठीक है। इसके बाद आती है पाल स्ट्रीट, ये डिवाइड करती है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इसके बाद आती है दुरंदो लाइन, ये बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये इनके बीच में आती है। ये दुरंदो लाइन जो है, ये दुरंदो लाइन ब्रिटिश पीरियड में ही बना दी गई थी जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, ठीक है। मजीनोट लाइन, ये बिटवीन है फ्रांस एंड जर्मनी। इसके बाद 38 पैरेलल, ये 38 पैरेलल नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में है। इसके बाद आती है 49 पैरेलल, ये
यूएसए एंड कनाडा के बीच में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं क्योंकि अभी एक हॉट इशू है इंडिया और चाइना का, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रह सकती है। वैसे ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया पाकिस्तान, ये जो ऊपर की हमारी दुरंदो, पार्क स्ट्रीट, मैकमोहन और रेडक्लिफ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं, अक्सर पूछा जाता है इन्हें। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस की। इंडिया पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर पावर स्टेशंस की के हिसाब से दुनिया का छठा सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर स्टेशंस वाला कंट्री है। यानी इंडिया पूरी दुनिया में 6th प्लेस पर आता है इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशंस। बट इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, यानी न्यूक्लियर पावर से एनर्जी प्रोड्यूस करने के मामले में हम 12th नंबर पर आते हैं। यानी हम अपनी न्यूक्लियर पावर स्टेशंस की पूरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाते। ये एक सिर्फ एक जानकारी का पॉइंट है, नहीं पूछा जाता है इतना ज्यादा, है ना। अगर पूछ भी दिया जाए तो आपको मैंने बता दिया है, मगर कहां पे कौन सा पावर स्टेशन सिचुएटेड है उसको देखते हैं अब। सबसे पहले आता है काकरापारा, ये गुजरात में है। दूसरा आता है काइगा, ये कर्नाटका में है। फिर आता है हमारा कुदमकुल्लम, ये तमिलनाडु में है। इसको इंदिरा गांधी न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी कहते हैं इसको। ये काटिया जो है कर्नाटका में। नरोरा, ये सभी अलीगढ़ के जितने ज्यादातर यूपी वेस्ट के लोग हैं वो सभी जानते हैं इसे। नरोरा हमारा यूपी में है। उसके बाद रावत भाटा, ये कोटा राजस्थान में है। तारापुर, ये ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, 6 न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आते हैं। जब हमारी कई बार लाइव क्लासेस होती थी, मतलब फिजिकल क्लासेस क्लासरूम में होती थी, तो आप में से कई स्टूडेंट्स जिन्होंने बंसल क्लासेस अलीगढ़ सेंटर से ही अपना 9th और 10th किया है, तो मैंने कई बार बताया कि इंडिया को जो सिक्योरिटी सिस्टम है इंडिया का, वो किस तरह से काम करता है। तो दोबारा समझते हैं इसे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे नए स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है, तो देखिए सिक्योरिटी सिस्टम इंडिया का कैसे काम करता है। 2 तरीके का सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है इंडिया में। एक, हम देश के बाहर से जो हमले होंगे उनके लिए कौन कौन सी हमारी फोर्सेस हैं, और एक देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले सर्वे सर्वा जो है हमारे देश के, वो है प्रेसिडेंट। इसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को जो एडवाइस करने का काम करता है वो करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिसको हम शॉर्ट में एनएसए भी कहते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक पोस्ट जनरेट बनाई गई थी
90s के डेकेड में, 90s के दशक में इनका काम है कि भारत के प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी को लेकर हर चीज पे ब्रीफ करना, हर चीज की जानकारी देना। इस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनका नाम है श्री अजीत डोवाल। 1969 बैच के आईपीएस केरला कैडर के ऑफिसर रहे हैं वो, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रहे हैं और कुछ क्या कहते हैं नॉन ऑफिशियल पब्लिकेशंस उनको इंडिया में जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, काफी बार आपने नाम सुना होगा, जो अभी इंडिया ने 2 सर्जिकल स्ट्राइक्स पाकिस्तान के ऊपर करी थी उसमें भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था। ही हैज बीन गिवन द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया गया, यानी उनकी पोस्ट को बड़ा इंपॉर्टेंट बना दिया गया, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है उनके साथ। तो इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब यहां से डिवाइड होता है हमारे देश की सिक्योरिटी। तो जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल, इसको डिफेंस मिनिस्ट्री देखती है। इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री, जो इस टाइम कौन है डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के, कौन है, नाम पता होना चाहिए आपको इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर का। ठीक है, और जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी देखती है, डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के इस वक्त आज श्री राजनाथ सिंह, और होम इसको देखती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी MHA, और इसको देखती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, MDA। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखती है। इसमें आती है हमारी आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं, डिफेंस एक्सटर्नल, तो इसको यहां पर देखती हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी को देखते हैं, यानी देश के बाहर से जब भी आक्रमण होगा तो हमारी ये तीनों आर्म्ड फोर्सेस इसका जवाब देंगी, बढ़िया जवाब देती है। और जो इंटरनल सिक्योरिटी है हमारी, इसको देखती है हमारी होम मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, श्री राजनाथ सिंह, और होम मिनिस्टर है श्री अमित शाह। ठीक है, अब इसके अंडर में कई सारे फोर्सेस आती हैं, अलग अलग कामों के लिए बनाई गई हैं, बहुत सारी फोर्सेस आती हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB, ब्यूरो, रॉ, इसको कहते हैं रिसर्च एनालिसिस विंग, मैं भी बताऊंगा आपको, CISF, CRPF, BSF, ITBP, SSB, ITBP, SSB, CISF, CRPF, RAF, कोस्ट गार्ड्स, ठीक है, NDRF, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो बेटा ये तमाम इंटरनल सिक्योरिटीज फोर्सेस हैं जो इसको करती है, सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, CBI सिक्योरिटी फोर्स में नहीं आती है, वो इन्वेस्टिगेशन जांच करने की सबसे बड़ी एजेंसी है इंडिया की, वो भी इसी के अंदर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, मगर वो जांच करती है। हम यहाँ पे सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। इनकी देखिए सबसे सारे जो हेड है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं,
उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो इसमें से कोई भी मिनिस्ट्री अपने अंडर कर सकते हैं, मगर इनका काम इतना ज्यादा होता है, इसके लिए मिनिस्टर जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो देखिए जैसे हमने बताया कि भाई आर्म्ड फोर्सेज है, तो आर्म्ड फोर्सेज जो हैं वो तो काम करती हैं सीधे डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ। अभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है इनको कहते हैं अर्धसैनिक बल, यानी पैरा मिलिट्री फोर्स, यानी पैरेलल टू द मिलिट्री, बिल्कुल मिलिट्री जैसी होती है। तो इसमें एक आती है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये देश की इंटरनल इंटेलिजेंस को जो सूचना होती है उसको निकालने का काम करती है, बड़ा खुफिया तरीके से काम करती है। उसके बाद आती है रॉ, ये इंडिया के बाहर रह के काम करती है, इंडिया के खिलाफ जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनको देखने का काम करती है। CISF, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज। ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज क्या काम करती है? ये काम करती है कि भाई इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारी पार्लियामेंट, उसकी सिक्योरिटी का काम करती है। राष्ट्रपति भवन की सिक्योरिटी तो खैर उनकी अपनी प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स होते हैं वो करती है, मगर CISF भी देती है। प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रधानमंत्री का आवास, इसकी सिक्योरिटी भी इन्हीं के पास होती है। हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, हमारे मेट्रो स्टेशंस, हमारी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जितनी भी हैं उन सब की, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, उन सब की सिक्योरिटी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस करती है। इसके बाद आती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी खुद की पुलिस होती है, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है इसकी, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ऐसा था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो इंडिया के जो नेबर कंट्रीज थे, जैसे नेपाल था, पाकिस्तान था, ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी स्टेट्स लग रही, चाइना भी है, इसमें कौन कौन सी स्टेट्स लग रही है, जो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है। तो BSF के पहले इन स्टेट्स की जो पुलिस हुआ करती थी, पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहती है, इनकी जो पुलिस हुआ करती थी वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी। मगर जब ये महसूस किया गया कि भाई एक ऐसी अलग से फोर्स की जरूरत है जो सिर्फ बॉर्डर की सिक्योरिटी करे, तो इसके लिए BSF बनाई गई। BSF दुनिया की अकेली ऐसी फोर्स है जो -50 डिग्री में भी काम करती है और +50 डिग्री में भी काम करती है। जब भी इंडिया का युद्ध नहीं होगा किसी से, तब BSF हमारी बॉर्डर्स को सिक्योर करेगी। हाँ, BSF के अलावा और भी कुछ हमारी फोर्सेज है जो बॉर्डर को सिक्योर करती हैं, ये रीजन टू रीजन वेरी करती है। ये बेसिकली BSF जो है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान वाले रीजन में काम करती है। ये अकेली दुनिया की ऐसी रेजिमेंट है जो -50 और +50 दोनों टेम्परेचर्स में काम करती है, और अकेली ऐसी रेजिमेंट जिसके पास अपनी कैमल यानी ऊंटों की रेजिमेंट है। इसके बाद आती है ITBP, इनको हिम योद्धा भी कहते हैं। हिम योद्धा, हिम मतलब बर्फ के योद्धा हैं ये, ठीक है, स्नो वॉरियर्स कहा जाता है इनको। इसकी फुल फॉर्म है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है। तो ये इंडो तिब्बत बॉर्डर पे रहती है ये। अभी चाइना से जो हमारा जो डिस्प्यूटेड मामला चल रहा है उसमें इसकी बहुत ज्यादा तैनाती करी गई है, क्योंकि हिली एरिया है, इनकी ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त होती है, स्पेशली माउंटेन्स के ऊपर युद्ध लड़ने के लिए होती है। इसके बाद आती है SSB, सीमा सुरक्षा बल। ये जैसे हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहां पर ये सिक्योरिटी देने का काम करती है। उसके बाद ये आती है RAF, रैपिड एक्शन फोर्स। ये 1992 में बनाई गई थी, और इसके पीछे मकसद ये था कि जब भी देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा वीक हो जाती है तो इसको पुलिस के सपोर्ट के लिए लगाया जाता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टली गवर्न होती है, इसलिए इसके ऊपर लोकल जो भी इश्यूज होते हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है और बिना किसी रीजनल डिस्क्रिमिनेशन के काम करती है। इसके बाद आती है कोस्ट गार्ड, क्योंकि इंडिया जो है वो जमीन से भी बॉर्डर एरियाज हैं और उसका कोस्टल एरिया भी बहुत बड़ा है, इसलिए इनके लिए अलग से कोस्ट गार्ड लगाए गए हैं। मगर जब भी युद्ध होगा तो कोस्ट गार्ड पीछे आ जाएंगे और नेवी इसको संभालती है। उसके बाद एक और फोर्स है NDRF, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स। आपने इनका बहुत नाम सुना होगा कि NDRF की टीम भेज दी गई उड़ीसा, NDRF की टीम वेस्ट बंगाल भेजी गई, NDRF की टीम गुजरात भेजी गई। ये जो भी साइक्लोन्स आए थे, जब भी देश में कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होगी, या साइक्लोन्स आएंगे या फिर क्या कहते हैं अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन होगी, या जैसे अभी कुछ सालों पहले केदारनाथ में एक बहुत जबरदस्त बादल फटने की वजह से फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, तो इस NDRF को भेजा जाता है। ये बड़ी स्पेशली ट्रेन्ड लोग होते हैं जो डिजास्टर के टाइम पे काम करते हैं, और
ये बहुत ही जबरदस्त इनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे ये काफी अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटीज को, हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटीज को लेके था। ठीक है, तो अब हमारे कुछ अवार्ड्स हैं। ये यहाँ पे सबसे पहले जो हम अवार्ड डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा मैगेसे अवार्ड। ये मैगेसे अवार्ड जो था वो इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम 1957। ये नेम्ड आफ्टर रेमोन मैगेसे। ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे जिनकी डेथ एक प्लेन क्रैश में हो गई थी और इसी ईयर हुई थी 1957 में। तो इनकी मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है। किसको दिया जाता है? इन द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ, किस, ये अवार्ड में किस फील्ड में दिया जाता है? पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव आर्ट, इंटरनेशनल स्टैंडिंग। इन फील्ड्स में ये प्राइज दिया जाता है। ठीक है, किसके नाम से शुरू हुआ था? रेमन मैगेसे के नाम से शुरू हुआ था। कौन थे ये? उस टाइम फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे। डेथ इनकी हो गई थी एक एयरक्राफ्ट क्रैश में जो 1957 में हुआ था। तभी से अवार्ड शुरू करा गया था। इस अवार्ड का इंपॉर्टेंस इसलिए क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। दूसरा अवार्ड आता है हमारा बुकर प्राइज। ये बुकर प्राइज नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये बुक्स राइटिंग के लिए दिया जाता है। ये इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। ये 1968 में स्टार्ट हुआ था और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेचर अवार्ड है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेचर अवार्ड है। इसको किस नाम से, ओरिजिनली किस नाम से था? ये मैककॉनल प्राइज के नाम से, मगर 2001 में इसका नाम बदल के कर दिया गया मैन बुकर प्राइज। ठीक है, इसका नाम 2001 में बदल के कर दिया गया मैन बुकर प्राइज। जो 2018 में ये दिया गया था, ये मिल्कमैन बुक लिखी गई थी उसके नाम पे ये दिया, उस बुक को दिया गया था ये। अगला जो प्राइज आता है, ये हम सभी ने इसका नाम सुना है, नोबेल प्राइज। ये कब से स्टार्ट हुआ था? ये 1901 से स्टार्ट हुआ था एल्फ्रेड बी नोबेल के नाम से। ये खुद एक केमिकल इंजीनियर थे, उनके नाम से ये शुरू हुआ था। इसको हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। किस फील्ड में दिया जाता है? इन द आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस यानी शांति एंड इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और प्राइजेस हैं हमारे जिनको हम अभी करते हैं। इसके बाद जो हमारे अदर अवार्ड्स आते हैं उसमें है ऑस्कर। इसका भी नाम सभी ने सुना होगा। ये स्टार्ट हुआ था 1929 में और ये कौन सी एकेडमी दी थी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन दी थी? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स के द्वारा दिया जाता है। ये दिया जाता है जब आप किसी मूवी, फिल्म मेकिंग में किसी भी पार्ट में आउटस्टैंडिंग काम करते हैं, या एक्टिंग में, म्यूजिक में, उसकी स्टोरी में, किसी भी चीज में अगर आप करते हैं। जैसे ये दिया गया था ऑस्कर अवार्ड, एक इंडियन म्यूजिशियन है, उनको दिया गया था। उनकी मूवी आई थी जय हो, स्लम डॉग मिलियनेयर। ठीक है, बहुत अच्छे म्यूजिशियन है। क्या नाम है उनका? मैं अभी एकदम से मिस कर रहा हूँ, सो सॉरी। ठीक है, अभी याद आ जाएगा बता दूंगा आपको। इसके अलावा पुटिलाइजर अवार्ड, ये स्टार्ट हुआ था 1970 में और ये दिया जाता है इन द आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, म्यूजिक। ए आर रहमान को दिया गया था ये ऑस्कर अवार्ड, ए आर रहमान को। तो 1970 में से पुटिलाइजर अवार्ड को शुरू करा गया। जर्नलिज्म, म्यूजिक एंड लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। इसके बाद महात्मा गांधी, इंडिया में भी कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं, कुछ मेजर पढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी पीस प्राइज, ये 1995 में शुरू करा गया था। ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दिया जाता है जो लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स फॉर अ कॉज, किसी एक अच्छे कारण के लिए उसने करा हो, कोई भी अच्छी चीज उसने लिखी हो, कोई उसका ऐसे ही आर्टिस्टिक वर्क हो, उसके फील्ड में दिया जाता है। इसके बाद है अर्जुन अवार्ड। ये देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को जिन्होंने अपने फील्ड में चाहे कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है, अच्छा काम करा, तो उसको दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है उनके कोचेस को, जैसे अभी पीवी सिंधु के कोच को भी दिया गया था द्रोणाचार्य अवार्ड। इसके बाद इंडिया का जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स प्राइज है उसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न। ये पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में आ चुका है। इसके बाद इंडिया में जो प्राइजेस दिए जाते हैं बेटा, उसमें दो तरीके के होते हैं मेजरली। एक होते हैं सिविलियन अवार्ड्स और एक होते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स। सिविलियन अवार्ड्स वो होते हैं जो किसी नागरिक को दिए जाते हैं, उसने बहुत अच्छा कोई काम किया है, किसी भी फील्ड में काम किया है, कभी कभी इंडिया के लिए भी जिन्होंने नाम कमाया है या इंडिया के लिए भी अच्छा किया है, या
तो कभी फॉरेनर्स को भी दिए जाते हैं। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है भारत रत्न, इसके बाद पद्मश्री, पद्म विभूषण, इस तरह से हायरार्की इनकी आती है। गैलेंट्री अवार्ड्स वो अवार्ड्स होते हैं जो वीरता के लिए दिए जाते हैं, आर्म्ड फोर्सेस को दिए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो वीरता पुरस्कार है उसे कहते हैं परमवीर चक्र, पीवीसी कहा जाता है। इसके बाद आता है वीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, इस तरह से इनकी भी हायरार्की होती है। तो आज हमने जीके मिसलेनियस का सेकंड पार्ट यानी पूरा टॉपिक हमने जीके मिसलेनियस कवर कर लिया है पूरी तरह से, ठीक है। इसका ना तो कोई सिर है ना कोई पैर है, तो हमने ये जो टॉपिक्स कवर करे हैं अपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए ज्यादातर उनकी बेसिस पे करे हैं, या जो आ सकते हैं, ठीक है, प्रपोज्ड हैं, आ भी सकते हैं, उनके ऊपर करें। अब आपका इंडो इस्लामिक जीके में लास्ट एक टॉपिक बचता है इस्लामिक हिस्ट्री, और कोशिश करते हैं कि उसको 1 या 2 लेक्चर्स में उसको कंप्लीट कर दें। ओके क्लास, थैंक यू।